नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। GSCIS में आपका स्वागत है। मैं हूं बिराग जैन। आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से जो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां थीं उनका उदय हुआ, भारत को ब्रिटिशों ने किस तरीके से आर्थिक नीतियों के माध्यम से प्रारंभिक तौर पर जब पंगु बना लिया और भारत का बहुत अधिक धन उन्होंने धन प्रेषण के माध्यम से इंग्लैंड भेज दिया, उसके बाद उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसका उदय हुआ। तो जो भारत में अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति है उसको हम उपनिवेशवाद के रूप में प्रारंभिक तौर पर समझ सकते हैं। अब ये उपनिवेशवाद क्या होता है? तो उपनिवेशवाद एक ऐसी संरचना जिसके तहत कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर नियंत्रण स्थापित करता है। निवेश मतलब आप लोग जानते हैं किसी भी वस्तु, किसी भी कंपनी, किसी भी व्यापार में पैसे इन्वेस्ट करना। लेकिन यहाँ पर क्या है? उपनिवेश, ठीक है ना। उपनिवेश में एक चीज़ और जुड़ जाती है कि आप वहाँ पे राजनीतिक नियंत्रण भी और स्थापित, आर्थिक नियंत्रण के साथ साथ आप जो निवेश होता है वह पूर्णतः आर्थिक नियंत्रण होता है, लेकिन उपनिवेश में राजनीतिक नियंत्रण भी जुड़ जाता है। तो किसी भी एक शक्तिशाली राष्ट्र जो उस समय आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य दृष्टि से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, वह जो तीसरी दुनिया के देश थे तत्कालीन समय में, ठीक है ना। वैसे तीसरी दुनिया के देशों से मतलब जो विकासशील देश थे उनको तीसरी दुनिया का देश या फिर अविकसित जो देश थे उनको तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था। पहली दुनिया के देश में वह देश आते थे जहाँ पर बहुत अधिक व्यापार उन्नति हो चुकी हो, अर्थव्यवस्था अच्छी अवस्था में हो, जैसे तत्कालीन फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जो यूरोपीय देश थे और अमेरिकी देश थे, उनको क्या कहते थे? पहली दुनिया के लोग या पहली दुनिया के देश जो थे। दूसरी दुनिया के देश में सामान्यतः USSR के जो राष्ट्र थे वह आते थे, जो कि एक विकसित और विकासशील अवस्था में थे उस समय। और तीसरी दुनिया में जो देश थे वह अविकसित देश ही थे, जिसमें सभी एशिया के देश और अफ्रीका के देश शामिल थे। तो यहाँ पर उपनिवेशवाद में जो तीसरी दुनिया के लोग थे उनके ऊपर पहली दुनिया के लोगों का अधिकार हो रहा था। उनके ऊपर आर्थिक और राजनीतिक रूप से अधिकार करने की जो प्रणाली है वह उपनिवेशवाद है। तो यदि आपसे 3 मार्क्स में उपनिवेशवाद आता है तो आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि एक ऐसी संरचना जिसके तहत कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर नियंत्रण स्थापित कर तथा उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का प्रयोग अपने हितों के लिए करे। अर्थात वहाँ से जो धन है, जहाँ वहाँ से जो संपत्ति है, वहाँ से जो लाभ है, वह अपने मातृ राष्ट्र यानी जिस उपनिवेश का वह राज्य है उस पे उसको धन खर्च करना है या वहाँ पर यूज़ करना है। जैसे धन प्रेषण का सिद्धांत आपने सुना होगा कि भारत की बहुत बड़ी संपत्ति हर वर्ष इंग्लैंड भेज दी जाती थी और उसके बदले में भारत को कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर मातृ देश दूसरे देश जो उसके उपनिवेश हैं उसके धन, पैसे, संपत्ति का उपयोग करता है। भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश इसी व्यवस्था का परिणाम है, ठीक है ना। जो भारत के ऊपर ब्रिटेन ने उपनिवेश स्थापित किया था वह भी इसी व्यवस्था का परिणाम था। किस तरीके से वह व्यापारिक कंपनियों के तौर पर भारत आते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ छोटी छोटी कोठियाँ स्थापित की जाती हैं, फिर बाद में कुछ छोटे छोटे राज्यों को जीता जाता है और फिर हम देखते हैं कि लगभग संपूर्ण भारत पर उनका स्थापना हो जाती है और उनका उपनिवेश स्थापित हो जाता है। जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है उसको मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित किया जाता है कि किस तरीके से उपनिवेशवाद का प्रारंभ हुआ और फिर बाद में किस तरीके से एक उसमें सामंजस्य की स्थिति आई और तीसरे चरण में किस माध्यम से उन्होंने पूर्णतः भारत पर कब्जा कर लिया राजनीतिक और आर्थिक तौर पर। तो जो रजनी पामदत्त हैं उनकी पुस्तक का नाम है इंडिया टुडे। वहाँ पर इन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 चरणों में क्या किया है? 3 चरणों में विभाजित किया है, ठीक है। तो एक तो यहां से आपको यह याद रखना है कि रजनी पामदत्त की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया टुडे। और यह किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो आपको यह याद रखना है। रजनी पामदत्त की जो पुस्तक है इंडिया टुडे, उसमें उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 चरणों में विभाजित किया है। अब देखते हैं वह 3 चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रथम चरण जो था वह था वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, ठीक है ना। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण
द्वितीय चरण था औद्योगिक पूंजीवाद का चरण और तृतीय चरण था वित्तीय पूंजीवाद का चरण। ठीक है, सबसे पहले वह वाणिज्यिक तरीके से उन्होंने पूंजीवाद अपना स्थापित किया है, बाद में उन्होंने उद्योगों की स्थापना की। ठीक है, और फिर उसके बाद वित्तीय पूंजीवाद मतलब जो बैंकिंग प्रणाली है, जो अन्य जो साधन होते हैं, आपके शेयर बाजार हुआ, बैंकिंग प्रणाली हुई, जो वित्तीय साधन होते हैं उसके माध्यम से। तो अब इन चरणों का कार्यकाल देखते हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध के साथ कंपनी को प्रारंभिक जो अधिकार मिले थे उससे लेकर 1813 जब तक मुक्त व्यापार की व्यवस्था नहीं की गई। मुक्त व्यापार जो व्यवस्था है वह 1813 के एक्ट के माध्यम से की गई थी। ठीक है ना। फिर द्वितीय चरण औद्योगिक पूंजीवाद का चरण अब 1813 से 1857 की क्रांति तक औद्योगिक पूंजीवाद है, और तृतीय पूंजीवाद 1858 से लेकर 1947 मतलब जब तक अंग्रेज ना चले गए तब तक तृतीय चरण था। तो आपको याद रखना है तीनों चरणों के बारे में। 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों को 11 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। तो यदि 5 मार्क्स में आपके सामने आता है तो आपको यह याद रखने होंगे चरण। सबसे पहले वाणिज्यिक पूंजीवाद आता है, फिर औद्योगिक पूंजीवाद आता है और वित्तीय पूंजीवाद आता है। जो वाणिज्यिक पूंजीवाद है वह 1757 से 1813 तक, जो औद्योगिक पूंजीवाद है वह 1813 से आपकी 1857 की क्रांति तक, और फिर जो अंत में वित्तीय पूंजीवाद है वह 1858 से लेके 1947 तक चलता है। अब देखते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद से आशय क्या है। यहाँ पर चरण सभी को पता है, 1757 से लेके 1813 तक यह चरण चला है। 5 मार्क्स में केवल वाणिज्यिक पूंजीवाद या औद्योगिक पूंजीवाद या वित्तीय पूंजीवाद भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। तो व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया, बस सभी कंपनियों को सीमित कर दिया। ठीक है, वाणिज्यिक पूंजीवाद में क्या किया है, जो व्यापार है उस पर इन्होंने एकाधिकार प्राप्त कर लिया है तथा सभी कंपनियों को सीमित, जो अन्य कंपनियां थी उनको इन्होंने सीमित कर दिया, इनको हरा दिया है। चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे स्वीडिश हो, सभी को, पुर्तगाली पहले ही समाप्त हो चुके थे। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद के जो चरण है उसके दौरान हुआ क्या है, तो व्यापार पर एकाधिकार हो गया, क्योंकि अन्य जो प्रतिस्पर्धी कंपनियां थी यूरोप की उनको इन्होंने हरा दिया है। जैसे बेदरा के युद्ध में डच पराजित हो गए थे, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हो चुकी थी। भारतीय राजस्व पर कब्जा कर लिया। जो भारतीय राजस्व था, हमने देखा किस तरीके से बंगाल की दीवानी मामले, द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। जो दीवानी मामले हैं, जो भारत का राजस्व व्यवस्था है, भू राजस्व पद्धतियां हुई, इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया है, भारतीय राजस्व पर कब्जा कर लिया है। जो भारतीय आय के राजस्व के साधन थे उन पर कब्जा कर लिया। उदाहरण, बक्सर के युद्ध में 1764 में हमने देखा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी इन्हें मिल चुकी थी। जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसमें प्रथम संधि के माध्यम से, जो 1864 के बाद हुई थी, उसमें बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी इनको प्राप्त हो गई। तो उससे जो राजस्व है, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो मिलता था वह इनको प्राप्त हो चुका है। इस कारण भारतीय राजस्व से व्यापार करने लगे। पहले इन्हें क्या करना पड़ता था, इंग्लैंड से सोना मंगाना होता था, चांदी मंगानी होती थी, लेकिन अब यह जो भारतीय राजस्व है वहीं से पैसा कमाते थे और फिर उसी पैसे के माध्यम से फिर निर्यात कर देते थे। कहाँ पर, इंग्लैंड में। तो वहाँ से यह लाभ कमाने लगे। द्वैत शासन प्रणाली के तहत अधिकाधिक धन का शोषण किया गया। जो द्वैत शासन प्रणाली हमने देखा कि राजस्व के जो मामले थे वह कंपनी के हाथ में थे, और जो प्रशासन और आपराधिक मामले हैं वह किसके हाथ में थे, नवाब के हाथ में थे। तो इसके माध्यम से राजस्व के संबंधी दीवानी मामले थे, इन पर सीधा सीधा अधिकार कंपनी का हो जाता है। अब भू राजस्व नीतियों का अनुसरण किया। ठीक है, जो भू राजस्व नीतियाँ लाई गई, स्थायी बंदोबस्त लाया गया, इसके अलावा आपका महलबाड़ी लाया गया, रैयतबाड़ी लाया गया, इजारेदारी प्रथा लाई गई। तो विभिन्न भू राजस्व पद्धतियों के माध्यम से यह राजस्व पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतबाड़ी, महलबाड़ी, भू राजस्व व्यवस्था। क्रय और विक्रय मूल्य पर नियंत्रण स्थापित किया व आर्थिक लाभ, व्यापारिक लाभ प्राप्त किए। क्रय और विक्रय मूल्य पर, किन वस्तुओं को किन दामों पर बेचा जाएगा, किन दामों पर खरीदा जाएगा। तो पूरी बाजार व्यवस्था, जैसे वर्तमान में भारत सरकार है, वह विभिन्न वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण जीएसटी के माध्यम से कर सकती है। किसी वस्तु पर टैरिफ लगा सकती है, नॉन टैरिफ लगा सकती है। तो सरकार के पास अधिकार रहता है कि वह यदि चाहे तो विभिन्न वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण कर सकती है।
तो इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया है, क्रय और विक्रय पहले क्या होता था, अब जैसे जो व्यापारी लोग हैं भाई क्या करते हैं, जैसे आज भी कोई भी किसान मंडी में सामान बेचने जाता है तो भाई क्या जो मंडी का भाव है उस हिसाब से कार्य करता है। लेकिन या फिर कोई भी व्यापारी बड़े व्यापारी को सामान बेचता है या किसी बड़े बाजार में सामान बेचता है तो उस बाजार के अनुसार क्या होता है, उसके माल की कीमत होती है। लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी थे, जो अंग्रेजी व्यापारी थे, उनके पास इतनी शक्तियाँ आ गई थी कि बाजार जो कीमतें हैं या फिर बाजार व्यवस्था है, जो बाजार का स्वभाव है, उसको अब नियंत्रित तथा प्रभावित कौन कर रहे थे, अंग्रेजी व्यापारी कर रहे थे। राजनीतिक हस्तक्षेप के तहत अनेक युद्ध किए। इसी दौरान हम देख रहे हैं कि इनके द्वारा बहुत सारे युद्ध किए गए। विलय की नीति लाई गई लॉर्ड डलहौजी द्वारा, जो आपकी विलय की नीति थी वह लाई गई थी। फिर उसी दौरान हम देख रहे हैं कि जो सहायक संधि की नीति लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाई गई, वह भी लाई गई। तो विभिन्न तरीके से इनके द्वारा संधियाँ की गई। इलाहाबाद की संधियाँ देखी हमने, ठीक है, अवध के साथ संधियाँ देखी। तो फिर इसके साथ साथ यह इसके समानांतर क्या कर रहे थे, न केवल व्यापारिक अथवा राजनीतिक विजय भी यह प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि अंततः उनको पता था कि राजनीतिक विजयों के माध्यम से ही वह अपना जो शासन प्रबंध है उसको लंबे समय तक चला सकते हैं। ठीक है, तो यह हुआ। भारतीय खर्चे पर एक बड़ी सेना तैयार करना। सहायक संधि के माध्यम से हमने देखा किस तरीके से अंग्रेजी सेना भारतीय राज्यों को दी जाती थी और उसके बदले में क्या होता था, उनको किसी भी जो भारतीय राज्य होते थे वह अंग्रेजों की सेना लेते थे और उसके बदले में उनको कुछ शर्तें दी जाती थी कि एक एजेंट अधिकारी अंग्रेजों का आपके राज्य में रहेगा। आपको किसी भी राज्य के साथ संधि या युद्ध करने से पहले अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा या अंग्रेजों की अनुमति लेनी पड़ेगी। और जो सेना अंग्रेजों द्वारा मुहैया कराई जा रही उसका खर्चा भी कौन देगा, भारतीय राज्य देगा। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी सेना सहायक संधि के माध्यम से तैयार कर ली और उसका खर्चा किस पर डाल दिया, भारतीय राज्यों पर। तो इसके दौरान यह कार्य हुए। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद का मुख्यतः अर्थ है कि इन्होंने राजस्व जो था वह भारत से प्राप्त किया। वित्तीय मामले, जो दीवानी मामले थे उनके माध्यम से, जो अवध, उड़ीसा, बंगाल की दीवानी प्राप्त की। फिर उससे जो धन प्राप्त हुआ उसके ही माध्यम से इन्होंने व्यापार किया, उस व्यापार से जो लाभ हुआ उससे और धन प्राप्त किया। ठीक है, बहुत बड़ी स्तर पर सेना स्थापित कर ली सहायक संधि के माध्यम से। तो कुल मिलाकर जो राजस्व और एक और सबसे बड़ा पॉइंट कि इन्होंने मुक्त व्यापार की स्थिति लेके आए है और साथ ही साथ जो अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियां थी तत्कालीन समय में, चाहे वह फ्रेंच हो, चाहे वह डेनिश हो, चाहे वह आपके डच हों, सभी को इन्होंने समाप्त कर दिया। तो है एकमात्र शक्ति हो गए, उससे प्रतिस्पर्धा कम हुई। प्रतिस्पर्धा ना होने के कारण मूल्य है स्वयं नियंत्रित कर सकते थे। जब किसी भी चीज़ की, मान के चलिएगा यदि जियो एकमात्र कंपनी होती तो वह चाहे तो 2000 रुपये का भी पैक कर सकती है, जो वर्तमान में 600-700 रुपये का पैक है उसको 2000 रुपये का भी कर सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि एक कंपनी के जब पैक का भाव बढ़ता है तो उसी के साथ साथ दूसरे कंपनी के पैक का भी दर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी जब तक वह हिम्मत नहीं जुटा पाती, क्योंकि उसको लगता है कि मैं प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाऊंगा। लेकिन जियो मार्केट किंग है वर्तमान में, तो जैसे ही जियो अपने पैक का दाम बढ़ाती है तो उसी के साथ साथ जो अन्य कंपनियां वह भी बढ़ा देती हैं। तो प्रतिस्पर्धा होने से क्या रहता है, जो आप वस्तुओं की कीमत है वह आपके नियंत्रण में नहीं, वह बाजार नियंत्रण, वह उपभोक्ता के नियंत्रण में रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा ही इन्होंने समाप्त कर दी। तो इस कारण से यह बाजार के मूल्य और वस्तुओं के भाव को नियंत्रित कर सकते थे। अब देखते हैं दूसरा चरण, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। अब हम वाणिज्यिक पूंजीवाद से कहाँ आ रहे हैं, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, जो 1813 से लेके 1857 की क्रांति तक चलता है। ठीक है ना। इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था है मुक्त व्यापार। यूरोप में पुनर्जागरण काल के परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण हुआ। हमने देखा 16वीं-17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 8वीं शताब्दी तक वह जो यूरोप का औद्योगिकरण था वह संपन्न हो चुका था। तो यूरोप में जो पुनर्जागरण और औद्योगिकरण हुआ, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, औद्योगिकरण और मशीनों का युग प्रारंभ हुआ। विभिन्न प्रकार के आविष्कार हुए यूरोप में, सूत काटने की मशीन, विभिन्न बड़ी बड़ी मशीनें, इलेक्ट्रिक मशीनों का आविष्कार हुआ है। ठीक है ना, भाप के इंजन का आविष्कार हुआ है, बारूद का आविष्कार हुआ है। तो विभिन्न तरीके के जो औद्योगिक मशीनें होती हैं, औद्योगिक सप्लीमेंट्स होते हैं, उनका यहाँ पर आविष्कार हुआ है। औद्योगिकरण के कारण तैयार माल की अधिकता हो गई। अब मशीनों से
उद्योगों का जो सामान है, वस्तुएं हैं, वह किससे बनने लगी? मशीनों से बनने लगी। अब मशीनों से बनने के कारण क्या है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से की जा सकती है। आप देखेंगे कि जहाँ पर हाथ से काम होता है वहाँ पर जो वस्तु की उत्पादन क्षमता है वह कम रहती है, अपेक्षाकृत मशीन रहती है, मशीन थकती नहीं है, 24 घंटे काम कर सकती हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से जो मशीनों के आने से क्या हुआ है, जो तैयार माल है, एकदम मैन्युफैक्चर्ड माल है, उसकी अधिकता होने लगी। अब यह माल की खपत हेतु बाजार की आवश्यकता थी। अब इंग्लैंड की ना तो जनसंख्या इतनी अधिक थी कि वह उस खपत माल को खपत कर सके या उस माल को खपत कर सके, साथ ही साथ अब वह यूरोप में भी इसलिए पूर्णतः नहीं बेच सकते थे क्योंकि वह एकमात्र नहीं थे। यूरोप में उसी दौरान चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, चाहे इटली हो, सभी के यहाँ औद्योगिकरण हुआ है। भले ही इंग्लैंड में अधिक हुआ है लेकिन सभी जगह थोड़ा थोड़ा हुआ है। तो सभी जगह ऐसा नहीं है कि बिल्कुल माल ना हो। उनके जो देश थे, जो गृह देश थे, वह अपने यहाँ माल कर रहे थे। तो इस कारण से क्या हुआ कि अब उन्हें ऐसे देश ढूंढने थे जहाँ पर उनके लिए कोई प्रतिस्पर्धी भी ना हो और साथ ही साथ जहाँ पर जनसंख्या बड़ी मात्रा में हो। बाजार का सिद्धांत है कि जहाँ पर कस्टमर अधिक होते हैं वहाँ पर माल अधिक बिकता है। सिंपल सी भारतीयों की तरफ या भारतीय बाजार की तरफ दुनिया क्यों प्रभावित होती? क्योंकि यहाँ पर कस्टमर बहुत अधिक हैं। तो एक तो कस्टमर अधिक थे और साथ ही साथ भारत में कोई भी औद्योगिकरण, मशीनीकरण उस समय तक नहीं हुआ था। तो इस कारण से जो खपत माल की मांग ज़्यादा थी, खपत कम थी, ठीक है ना, मतलब माल की मांग ज़्यादा थी और उसका उत्पादन कम था। तो इस कारण से उन्हें दोहरे लाभ मिले। एक तो जनसंख्या अधिक मिली, साथ ही साथ कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ नहीं थी जो अधिक माल का उत्पादन कर सकें। तो इस कारण से उन्होंने फिर भारत की तरफ रुख किया है। तो यह माल की खपत हेतु बाजार की आवश्यकता, साथ ही साथ एक और पॉइंट है कि कच्चा माल। अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप मशीनें तो लगा सकते हैं लेकिन जो कच्चा माल है वह कहाँ से लेके आएंगे? जैसे आपको कागज़ का निर्माण करना है तो कागज़ निर्माण इकाई तो आप लगा सकते हैं, लेकिन कागज़ निर्माण में जो लकड़ी और जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, बक्स, बैग्स, कपड़े, चिंदियाँ, जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल, वह कहाँ से लेके आएंगे? ठीक है ना। तो वह अब कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? तो वह भारत से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल तो है लेकिन यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड माल की कमी है। कच्चा माल है, सब कुछ है, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड माल की कमी है। तो कच्चा माल भी चाहिए था। ब्रिटेन के व्यापारियों ने ब्रिटिश संसद पर दबाव बनाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाए, ठीक है ना। अब जो ब्रिटेन के व्यापारी थे वह क्या कह रहे हैं कि अभी तक क्या थी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, लेकिन अब जो ब्रिटेन की अन्य कंपनियां थीं, जो व्यापारी लोग थे, अब वह ब्रिटेन की संसद पर दबाव बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार था और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही उसके साथ व्यापार कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार हैं उनको समाप्त किया जाए और एक मुक्त व्यापार की व्यवस्था चालू की जाए जहाँ पर सभी कंपनियाँ भारत के साथ व्यापार कर सकें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त किया जाए, क्योंकि अन्य यूरोपीय देशों ने नेपोलियन के कारण अपना सामान बेच नहीं पा रहे थे। क्यों? आपने सुना होगा, जो नेपोलियन थे, फ्रांस के थे नेपोलियन, बहुत ही बड़े विश्व विजेता थे। उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत लेकर आए थे। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत का मतलब यह था कि पहले जो इंग्लैंड था वह क्या करता था, एकमात्र या फिर कहें बहुत बड़ी शक्ति था यूरोप का, और अधिकांश उद्योग व्यवस्था, वाणिज्यिक व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था इंग्लैंड से संचालित। तो उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के माध्यम से जो इंग्लैंड का बाजार है, व्यापार है, व्यवस्था है, उसको समाप्त करने की कोशिश की और कहा कि आप आत्मनिर्भर बनिए और स्वयं के वहाँ उत्पादन करिए। साथ ही साथ जो इंग्लैंड के प्रोडक्ट हैं उनको आप नहीं खरीदिए। जैसे हम आत्मनिर्भर भारत में बात करते हैं कि आपको सबसे पहले विदेशी सामानों का उपयोग कम से कम करना है और फिर लोकल फॉर वोकल, हमारे यहाँ अधिक से अधिक उत्पादन और जो स्थानीय वस्तुएं उसका उपयोग अधिक करना है। तो नेपोलियन द्वारा जब महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत लाया गया तो अब क्या हुआ कि जो अंग्रेजी सामान है वह यूरोप के जो अन्य देशों में पहले जाते थे, अब उनका बहिष्कार चालू हो गया, ठीक है ना। तो एक कारण यह भी हुआ कि एक बहुत बड़ा बाजार जो पहले यूरोप में मिल रहा था ब्रिटेन को, अब वह समाप्त हो रहा था। तो अब केवल एकमात्र उम्मीद सबकी क्या थी? भारत थी। तो इस दबाव की वजह से 1813 का जो चार्टर एक्ट था, जो 1813 का चार्टर एक्ट था, उसमें क्या किया गया
कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, मतलब कंपनी ही एकमात्र ऐसी नहीं होगी जो भारत के साथ व्यापार करेगी, अपितु अन्य जो अन्य इंग्लैंड की कंपनियां हैं वह भी व्यापार कर सकती हैं। अतः इस चरण का प्रमुख उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के लिए एक बाजार के रूप में विकसित करना था। ठीक है ना, मतलब जो ब्रिटेन के केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर रही थी भारत के साथ, अब वह कह रहे हैं ब्रिटेन के जितने भी व्यापारी हैं, औद्योगिक घराने हैं, कंपनियां हैं, वह सीधे भारत के साथ व्यापार कर सकें। इसके तहत 1813 ईस्वी का एक्ट पारित कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर भारत को बाजार के रूप में खोल दिए गए। इसी को मुक्त व्यापार की व्यवस्था कहा जाता है। पहले एक संतुलित व्यापार था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, अब सभी कंपनियों को लूट खसोट के लिए कि आप भारत से जितना अधिक, अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब एक कंपनी होगी तो उसके पास कर्मचारी कम होंगे, ठीक है ना, कर्मचारी कम होंगे तो उसके माध्यम से वह लूट खसोट कम कर पाएगी। लेकिन एकदम सभी कंपनियां आ जाएंगी तो लूट खसोट की मात्रा भी अधिक हो जाएगी। तो इस कारण से फिर भारत से धन का बहिर्गमन और अधिक हुआ। पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सबकी सीमितताएं होती हैं, मान के चलिए केवल एक कंपनी के कर्मचारी और कहाँ 100 कंपनियों के कर्मचारी, तो अधिक से अधिक भारत के साथ लूट खटोस इसके माध्यम से की गई। तो जो 1813 का मुक्त व्यापार है वह भारत की अर्थव्यवस्था को, जो देसी अर्थव्यवस्था हो, उसको गिराने में बहुत महत्वपूर्ण था, या फिर सबसे ज़्यादा जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया वह 1813 के एक्ट के तहत मुक्त व्यापार की व्यवस्था थी। इस चरण में अंग्रेजों ने राजनीतिक अधिग्रहण किया और भारत के अधिकांश राज्यों को जीत लिया। हमने देखा किस तरीके से जब 1857 की क्रांति हमने पढ़ी तो उसके प्रमुख कारणों में हमने क्या पढ़ा, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। पहले चरण में सहयोग नीति, ठीक है ना, जो पहले चरण में जो थी वह सहयोग नीति थी और दूसरे में हड़प नीति। जो पहले चरण में हमने देखा किस तरीके से लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक नीति, सहायक संधि की नीति थी उसने हड़पा। दूसरे चरण में जो डलहौजी की हड़प नीति थी, ठीक है ना, जो 1848 में प्रारंभ हुई थी, 17 से जो प्रारंभ हुई थी, ठीक है ना, तो वह 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण भी थी। तो इस दौरान हमने देखा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने राजनीतिक अधिकरण भी इस दौरान सबसे अधिक किया। यदि किसी चरण में सबसे अधिक राजनीतिक अधिकरण मतलब भारतीय राज्यों को जीता गया तो वह आपका औद्योगिक पूंजीवाद का चरण था, ठीक है ना। जैसे अब अन्य देखेंगे, सबसे पहले तो हमने देखा एक तरफ हड़प नीति थी, ठीक है ना, हड़प नीति सबसे बड़ा कारण थी। इसके अलावा अन्य जो संधियां हुई या अन्य जो राज्यों को हड़पा गया, आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी दौरान किया गया, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जिसके माध्यम से पिंडारियों का दमन किया गया। आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, ठीक है ना। फिर आंग्ल सिख युद्ध द्वितीय युद्ध है 4849 में हुआ, तो दोनों आंग्ल सिख युद्ध प्रथम और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। लॉर्ड डलहौजी की व्यापक नीति या फिर हड़प नीति जिसके तहत सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर, बघाट, अवध आदि राज्यों को जीत लिया गया। यहाँ पर अवध जो था वह हड़प नीति के तहत नहीं था, उसको कुशासन के आधार पर हड़पा गया था, ठीक है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस राज्य को कुशासन का आधार की वहाँ का राजा है वह शासन अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, तो किस राज्य को कुशासन के आधार पर हड़पा गया था, तो वह अवध था। तो आपको यह याद रखना है, कुशासन के आधार पर हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा था, अवध। बाकी सभी सतारा, संबलपुर, झांसी, अवध, बघाट, नागपुर आदि हड़प नीति के तहत। हड़प नीति वह नीति जिसमें यदि किसी भी राजा का पारंपरिक या नेचुरल उत्तराधिकारी उसके मूल जो लड़का या फिर पुत्र नहीं होता है तो फिर वह गोद लिए हुए बच्चे को अपना राजा घोषित नहीं कर सकता, और यदि वह उसके यहाँ पुत्र नहीं है तो फिर उसका जो राज्य है वह सीधा अंग्रेजों के पास चला जाएगा। तो यह हड़प नीति थी। तो इसके माध्यम से हमने देखा हड़प नीति हुए, आंग्ल मराठा युद्ध के माध्यम से, आंग्ल सिख युद्ध के माध्यम से इन्होंने पंजाब, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के माध्यम से पंजाब को मिला लिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर चाहे आंग्ल मराठा युद्ध हो तो पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो इन्हीं के माध्यम से हम देख रहे हैं कि बहुत अधिक मात्रा में इन्होंने औद्योगिक जो पूंजीवाद का समय था वहाँ पर राजनीतिक विजयें भी सबसे अधिक की हैं। यदि किसी चरण में सबसे अधिक विजय हुई हैं राजनीतिक तो वह औद्योगिक पूंजीवाद का चरण था। अब तृतीय
कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया, जिसके तहत नकदी फसल के उत्पादन पर जोर। और इसी दौरान अब औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। अब कच्चे माल के लिए हर जो उद्योग होता है उसमें वैरायटी होती है, केवल खाद्यान्न ही कच्चा माल नहीं होता। इसके अलावा आपको कपास की ज़रूरत है, गन्ने की ज़रूरत है, नील की खपत की ज़रूरत है, चाय की, कॉफ़ी की, जिनके माध्यम से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो कृषि का वाणिज्यिकीकरण कर दिया। वाणिज्यिकरण मतलब जो कृषि के उत्पाद हैं वह खाद्यान्न न होकर, पहले देखिए कृषि जो होती है उसका मूल कार्य क्या होता है, सबसे पहले खाद्यान्न उत्पादन करना। तो खाद्यान्न उत्पादन में क्या होता है, पहले क्या होता था कि कृषि जो थी वह बेची नहीं जाती थी। जैसे आप प्रारंभिक तौर पर कृषि देखेंगे तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप फसल उत्पादित करेंगे और सभी फसलें थोड़ी थोड़ी उत्पादित करके जो खाद्यान्न के रूप में चावल, गेहूँ, सरसों, जो आपके लिए डेली यूज़ में काम आती हैं, वह आप उगाएंगे। और उसका कुछ बचा हुआ हिस्सा जो था उसमें से आप क्या करते थे कि गांव में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, या फिर आज भी गांव में ऐसा देखा जाता है कि आपके पास गेहूं है, आपको किसी नाई से बाल कटवाने हैं तो आप 1 किलो गेहूं दे आएंगे, उनको 2 किलो गेहूं दे आएंगे, जो मूल्य है, तो उसके माध्यम से वह चीज़ें हो जाती थी। लेकिन अब कृषि का वाणिज्यिकीकरण कर दिया गया, मतलब अब नील है, कपास है, गन्ना है, ठीक है ना, नील हुआ, कपास हुआ, गन्ना हुई, चाय हुई, कॉफ़ी हुई, यह चीज़ें हैं, यह खाई नहीं जा सकती। गन्ना आप खा भी सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कैसे, एक थोड़ा सा खा सकते हैं, डेली यूज़ में यूज़ नहीं आता। तो यह चीज़ें कृषि के वाणिज्य, इनको क्या होगा, आपको सीधा बेचना पड़ेगा। तो यह क्या हुआ, कृषि का वाणिज्यीकरण, मतलब कृषि के जो उत्पाद हैं उनका मूल उद्देश्य क्या है कि उनको बेचने पर आपको धन का अर्जन होगा, ना कि खाद्यान्न के रूप में उनका प्रयोग किया जाएगा। तो अंग्रेजों द्वारा क्या कर दिया गया, अब कृषि का हम देखते हैं इसी दौरान आपका जो नील आंदोलन हुआ, किस तरीके से नील की जबरदस्ती खेती के लिए कहा गया, या अन्य आंदोलन हुए, तो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। इस कृषि के वाणिज्यीकरण से बहुत सारे घाटे हुए। एक तो सबसे पहले अब जो भाव थे इन वस्तुओं के, इनको कम भाव में खरीदा जाता था और बाद में जाके जो व्यापारी हैं उनको अधिक, मतलब माल या फिर मूल्य सही नहीं मिलता था। फिर इसके अलावा सबसे बड़ा कारण कि इसके माध्यम से जो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन हो रहा था, जो भारत में पोषण का प्रमुख आधार थी, अब उन खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बंद हो गया, उतनी मात्रा में नहीं हुआ। तो इस कारण से भारत में बार बार अकाल आने लगे, भुखमरी होने लगी, लोगों के पास पोषण के लिए खाद्यान्न नहीं रहा। तो खाद्यान्न के इस कृषि के वाणिज्यीकरण का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, या फिर सबसे बड़ा परिणाम क्या रहा, कि इसके माध्यम से भारत में बार बार अकाल पड़ने लगे। आप देखेंगे कि अंग्रेजों के आने के बाद भारत में सर्वाधिक अकाल पड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। जो खाद्यान्न, पहले खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 95% होता था, वह बहुत अधिक नीचे गिरकर 70-75% के करीब आ गया। तो इस कारण से 20-25% की जो कमी हुई है, उस कारण से क्या हुआ है, जो हमारे यहाँ अकाल है, भुखमरी की स्थिति, उसमें बारंबारता देखी जाने लगी। तो कृषि का वाणिज्यीकरण किया, जिसके तहत नकदी फसल के उत्पादन पर जोर दिया गया। नकदी फसलों की बात की गई, जैसे नील, चाय, कॉफी, रबर, अफीम आदि, कपास। तो जो नकदी फसलें हैं वह नील, चाय, कॉफी, अफीम, नील, चाय, कॉफ़ी, अफीम आदि, कपास, रेशम, जूट, इससे कच्चा माल प्राप्त हुआ। इसके ग्राहक केवल ब्रिटिश लोग ही थे। इसके तहत निम्न उपाय किए गए। अब जो भारत में इतना अधिक पैसा भी नहीं था, लोग मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोग ही थे, और उतना ज़्यादा उपभोक्तावादी लोग भी नहीं थे कि बहुत ज़्यादा, जैसे चाय है वर्तमान में, तो हम देखते हैं हर व्यक्ति चाय का उपयोग करता है, लगभग हर व्यक्ति। लेकिन पहले बहुत ही इक्का दुक्का जो इलाइट क्लास के लोग होते थे, जो उच्च स्तरीय लोग होते थे, वह ही केवल इसका प्रयोग करते थे। तो चाहे कॉफ़ी हो, चाय हो, नील हो, यह सब उच्च वर्गीय लोगों के माध्यम से ही किया जाता। तो अधिकांश जो ब्रिटिश लोग ही थे वह इसका उपयोग करते थे। अब इसी दौरान जो औद्योगिक पूंजीवाद है, इसमें विभिन्न प्रथाएं लाई गई, जिसके माध्यम से उनके ऊपर दबाव बनाया जाए कि वह वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करें। तो ददनी प्रथा, यह एक क्या होती थी, ददनी प्रथा एक सिस्टम था। इसमें क्या किया जाता था कि
किसी भी फसल के उत्पादन के पहले ही पेशगी के तौर पर उन्हें कुछ रुपया दे दिया जाता था और बाद में उस फसल का उत्पादन उनके हिसाब से ही यह लोग करते थे। जैसे इन्होंने कहा है कि आपको नील की खेती करनी है, हम आपको कुछ पैसा दे रहे हैं और फिर आपको उस खेती से जो प्राप्त होगा उसका उनके द्वारा जो भी निर्धारित किया जाता होगा वह किया जाता था। अब इसमें परेशानी क्या थी कि ददनी प्रथा में जो लोग इससे जुड़ जाते थे, अब उनको यदि उससे बाहर निकलना होता था ना, तो फिर उसके लिए उनको बहुत बड़ा जुर्माना देना होता था और वह जुर्माना दे नहीं पाते थे। तो इस कारण से इस जो करार होता था, जो समझौता होता था ददनी प्रथा में अग्रिम पेशगी के तौर पर, यह किसानों के लिए कई बार बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाती। फिर 3 कठिया प्रथा, इसके तहत खेतों के लगभग 1/3 हिस्से पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी। यदि 10 भाग खेती है तो 3 भाग खेती पर आपको नील की खेती अनिवार्य ही कर दी जाएगी। तो 3 कठिया मतलब जो 1/3 हिस्सा था उसके आपको नील का उत्पादन करना ही पड़ेगा। इन सब पद्धतियों से किसान मजदूर बन गया व कृषि का पतन शुरू हो गया। फिर क्या हुआ कि इस कारण से क्या हुआ कि किसानों के जो 3 कठिया प्रथा थी, ददनी प्रथा, यह आपके दस्तकारों से संबंधित थी। तो इस कारण से चाहे वो दस्तकारी हो या फिर आपका किसान हो, उन लोगों ने खेती छोड़ दी और फिर वह मजदूरी करने लगे। भारत को तैयार माल का आयातक तथा कच्चे माल का निर्यातक बना दिया गया। भारत को तैयार माल का आयातक मतलब पहले यहाँ से कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाता था, ठीक है, तो कच्चे माल के तो हम निर्यातक हो गए और फिर उसके बाद कच्चे माल का ब्रिटेन में एक तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता था और फिर भारत में पुनः बेचा जाता था। तो यह तैयार माल के तो हम आयातक हो गए और कच्चे माल के निर्यातक बन गए। ब्रिटेन का सामान सस्ता था, ब्रिटेन के सस्ते माल से भारतीय बाजार भर दिया। अब जो मशीनों के द्वारा जो माल उत्पादित, जैसे आपने देखा होगा चाइना का माल सस्ता होता है। चाइना का माल क्यों सस्ता होता है? क्योंकि वह मशीनों से निर्मित होता है, बहुत बड़ी मात्रा में, और मशीनों से निर्मित होता है। क्वालिटी तो होती है खराब, साथ ही साथ बड़ी मात्रा में मशीनों के द्वारा निर्मित होता है। तो इस कारण से क्या है, उसका मूल्य कम हो जाता है। तो ब्रिटेन में मशीनीकरण थी, तो इस कारण से जो माल वहाँ से भेजा जाता था उसका मूल्य कम होता था। और भारत में जो दस्तकारी थी, हस्तशिल्प था, उसमें मेहनत अधिक लगती थी, टाइम अधिक लगता था, क्वालिटी अच्छी होती थी। तो इस कारण से क्या होता है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। जैसे आप सिंथेटिक साड़ियाँ लेंगे तो आपको 200 रुपये 300 रुपये में भी साड़ियाँ मिल जाएंगी, लेकिन जैसे ही आप महेश्वरी साड़ियाँ, चंदेरी साड़ियाँ लेंगे तो वह 1000 1200 1500 से तो चालू ही होती हैं। तो कारण क्या है कि वह बहुत ही बारीक तरीके से उस पर कार्य किया जाता है, बहुत सारा समय लगता है। मशीनों से तो जल्दी जल्दी आपने प्रिंट लिए और छाप दिए, बात खत्म। यहाँ पर हाथों से काम होता है, बहुत ज़्यादा सूत कटाई का काम होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो भारतीय दस्तकार थे, जो हाथों से माल का निर्माण कर रहे थे, उनके माल की प्रतिस्पर्धा में यह सस्ता माल आ गया, तो फिर भारतीय माल को कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है ना। आज भी हम देखते हैं कि आपके पास एक भारतीय कंपनी का मोबाइल है, जो फीचर्स भारतीय कंपनी के मोबाइल में 20,000 रुपये में, वही फीचर्स आपके चाइना के मोबाइल में, MI के मोबाइल में, रेडमी के मोबाइल में आपको 5,000 7,000 10,000 में मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या यह नहीं सोचेंगे कि मुझे भारतीय मोबाइल खरीदना है, आप क्या कहेंगे, मुझे कम पैसों में चाहिए। तो इस कारण से आप उनके माल खरीदते। ऐसा ही हुआ कि जो फिर इसमें क्या हुआ कि जो अंग्रेजी माल है वह बिकने लगा। संसाधनों की विकास के तहत मानव संसाधन का विकास किया, अंग्रेजी शिक्षा व न्याय प्रणाली इसमें विकसित हो रही है। समाज सुधार के कार्य किए व पाश्चात्य संस्कृति विकसित करने की कोशिश की गई। समाज सुधार के इस दौरान कार्य भी किए गए। पाश्चात्य जो संस्कृति है, उपभोक्तावादी संस्कृति है, उसको विकसित करने का प्रयास किया गया। क्लर्क उत्पन्न किए, जिससे ग्राहक उत्पन्न हुए। अब उन्होंने एक मध्यम वर्गीय वर्ग बनाया कि कुछ लोग भारत में भी चाहिए हमें जो माल को खपत कर सकें। तो क्लर्क मतलब जो उनके यहाँ काम करते थे बाबू लोग, जो भारतीय क्लर्क होते थे, उनको उत्पन्न किया गया। यातायात के साधन विकसित किए, रेलवे का विकास व सड़कों का विकास। इसके तहत कच्चा माल देश के आंतरिक भागों से बंदरगाह तक लाया गया। यही कारण था औद्योगिक विकास के दौरान कि हम 1854 में रेल का देखते हैं कि भारत में रेल का उद्भव 1854 लॉर्ड डलहौजी के समय में हो रहा है। तो यातायात के साधन, रेल के साधन किया गया। क्यों? पहले तो जो सुदूर एरिया है वहाँ से मुख्य शहरों तक, और मुख्य शहरों से फिर बंदरगाहों तक लाया जाए माल। संचार के साधन विकसित किए, डाक तार इसके तहत नियंत्रण किया, ठीक है ना, सूचना के लिए कि कहाँ पर कितना माल चाहिए, कहाँ पर क्या खपत है। तो यह सब उनके औद्योगिकीकरण के अंतर्गत किया गया। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत में इसी दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आए, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा कुछ सामाजिक सुधार किए गए, इससे भारतीयों को भी बल मिला। 1857 की क्रांति देखी हमने, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, और जो भारतीय उद्योग थे, जो पारंपरिक भारतीय कुटीर दस्तकारी उद्योग थे, उनका पतन हुआ। अब देखते हैं वित्तीय पूंजीवाद। इस चरण में कंपनी के शासन का अंत हो गया। अब यह कब से कब तक है?
1858 से 1947 तक, ठीक है ना। तो कंपनी के शासन का अंत हो गया। हमने देखा कि इसके बाद सीधा ब्रिटेन की संसद 1857 क्रांति के बाद से भारत में शासन संभालने लगी और ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ। इस चरण में कंपनी ने निवेश पर ध्यान दिया तथा लाभ प्राप्त किया। अब इसमें निवेश की बात की जा रही है, ठीक है ना, वित्तीय पूंजीवाद, निवेश, बीमा, ठीक है, जो आपके शेयर बाजार के सिस्टम होते हैं वह इस चरण में सर्वाधिक विस्तृत होते हैं या फिर फलते फूलते हैं तथा लाभ प्राप्त किया। अब इन्होंने क्या किया है कि भारतीय उद्योगों, जो अंग्रेजी उद्योग हैं, जो ब्रिटिश उद्योग हैं, उनमें आपको निवेश करना है, शेयरों में निवेश करना है, पूंजी व्यवस्था, ठीक है ना। इस तरीके से जो आप वर्तमान में देखते हैं, जो हमारे यहाँ वित्तीय जो सारे कार्य बैंक करते हैं, वह व्यवस्था चालू हुई है। भारत जैसे उपनिवेशों से ब्रिटेन के व्यापारियों ने अत्यधिक धन कमाया और अत्यधिक पूंजी का सृजन हुआ, ठीक है। भारत से बहुत अधिक धन कमाया और पूंजी बनी, अतः फिर इसको निवेश करने की आवश्यकता हुई। अब निवेश के लिए क्या कि इन्होंने भारत से बहुत अधिक धन कमाया है, तो अब इस धन को क्या करेंगे, रखेंगे तो अपने पास नहीं, तो इसको फिर निवेश करेंगे। जैसे आपके पास, आप निवेश कब कर सकते हैं शेयर बाजार में, कि आप भाई जब आपका घर का काम चल जा रहा है, आपको एक बचत कर लेना है, जब बचत करेंगे तभी तो आप निवेश करेंगे, ठीक है ना। जब आपके पास बचत ही नहीं रहेगी तो आप निवेश कैसे करेंगे। निवेश करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। तो यह कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत अधिक धन कमाया भारतीयों से, तो फिर जो अतिरिक्त धन था उसका निवेश करना इनके द्वारा प्रारंभ कर दिया गया। यूरोप में अत्यधिक औद्योगिकरण व श्रमिक संगठन के कारण निवेश आवश्यक नहीं था। यूरोप में क्या था, अत्यधिक औद्योगिकरण था, वहाँ उद्योग बहुत अधिक थे, तो वहाँ पर आप पैसा लगा सकते थे, वह श्रमिक संगठन थे, तो इस कारण से निवेश इतना आवश्यक नहीं था। भारत में निवेश करना उपयुक्त क्योंकि यहाँ सस्ता श्रम व उचित राजनीतिक दशाएं मौजूद थी, ठीक है ना। उचित राजनीतिक दशाएं मौजूद थी मतलब केवल इंग्लैंड की मोनोपोली थी, जो नियम नीति बनाई जाती थी वह अंग्रेजों और उद्योगों के पक्ष में बनाई जाती थी। साथ ही साथ यहाँ पर श्रम भी सस्ता था, बार बार वहाँ पर श्रमिक आंदोलन, यूरोप में श्रमिक आंदोलन होते थे, श्रम महंगा था, तो इस कारण से कार्य रुक जाता था। तो यहाँ पर निवेश भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्रम सस्ता है और ऐसे नियम कानून बनाए जाते थे जिससे निवेश करने वालों को लाभ हो, तो इस कारण से यह दशाएं मौजूद थी। भारत में निवेश के ऐसे क्षेत्र चुने गए जिससे केवल अंग्रेजी शासन को ही फायदा हो, और निवेश भी उन क्षेत्रों में किया गया जहां से अंग्रेजी शासन को, ना कि भारतीय उद्योगों को फायदा हो, भारत की जनता को नहीं। उदाहरण जैसे रेलवे हुआ, बैंकिंग हुआ, बागानी क्षेत्र, यहाँ पर वाणिज्यिक फसलें उगाई जाती हैं, कॉफी, चाय, रबर, सिंचाई, बीमा, जहाँ से सीधा सीधा लाभ किसको हो, आपके जो अंग्रेजी शासन हो, अंग्रेजी व्यापारी हो, उनको लाभ हो। ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं किए गए निवेश में, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हुआ, लोह उद्योग हुआ। यहाँ पर क्या है कि आपको उत्पादन करने के लिए एक सेटअप की जरूरत होती है, आपको वहाँ पर अधोसंरचना का विकास, आपको कंपनी खड़ी करनी पड़ेगी, आपको उद्योग खड़े करने पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने वैसे जहाँ पर आपको अधोसंरचना में सीधा विकास ना करने पड़े, कुल मिला के उन्होंने FDI की जगह FII में निवेश किया है, और इस कारण सार्वजनिक ऋण बढ़ गया और लाभांश के रूप में भारत का धन ब्रिटेन बढ़ गया। अब क्या है कि निवेश किया भारतीयों, उन्होंने भारत में निवेश किया है, तो क्या हुआ है कि अब हमारा ऋण बढ़ गया है, निवेश का ऋण हो गया, और उसके लाभांश में जो निवेश होता था उसको चुकाने के लिए पैसा नहीं था, तो फिर क्या कर दिया जाता था, जो भारत का धन है वह सीधे इंग्लैंड भेज दिया जाता था। इसी को धन का बहिर्गमन किया गया, कहा गया, जो दादाभाई नौरोजी द्वारा अपनी पुस्तक ब्रिटिश रूल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया में बताया गया। तो इस कारण सार्वजनिक ऋण बढ़ गया और लाभांश के रूप में जो भारत का धन है वह ब्रिटेन चला गया, और यह लगातार चलता रहा। इसी को धन का प्रेषण का सिद्धांत कहते हैं। तो जो वित्तीय पूंजीवाद था उसी के माध्यम से धन प्रेषण का सिद्धांत चालू हुआ। तो इस तरीके से हमने जो तीनों चरण थे उपनिवेशवाद के, चाहे वह आपका औद्योगिक चरण हो, वित्तीय चरण हो या अन्य चरण हो, हमने सभी चरणों के बारे में देखा, किस तरीके से उनका कार्यकाल क्या रहा, ठीक है। चाहे वाणिज्यिक चरण हो जो शुरुआती तौर पर लाया गया, उसके बाद औद्योगिक चरण लाया गया, और अंत में हमने वित्तीय चरण के बारे में देखा और उसी के साथ धन के बहिष्करण का सिद्धांत देखा। तो मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में कृषि का वाणिज्यीकरण और औद्योगिक का जो भारत में क्रमबद्ध रूप से ह्रास किया गया, अनौद्योगिकरण किया गया, उसके माध्यम से। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।